हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th में चैप्टर 2 एसिड बेस एंड साल्ट के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पीएच ऑफ साल्ट के बारे में पढ़ेंगे। एक्टिविटी 2.14 आप लोग एक्टिविटी 2.14 को निकाल लीजिएगा अपनी एनसीईआरटी बुक से, क्लास 10th के स्टूडेंट। और इसमें जो फॉलोइंग साल्ट दिए गए उन साल्ट की पीएच बतानी है आज हमको, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा है हाउ कैन बी डिटेक्ट द पीएच ऑफ साल्ट। साल्ट पीएच बतानी है, एसिडिक है कि बेसिक है। हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कि जो साल्ट दिए गए हैं ये आपकी एक्टिविटी कौन सी है। ये हमारा क्वेश्चन है एक्टिविटी 2.14। आप अपने एक्सरसाइज में निकाल लीजिए केमिस्ट्री बुक में। तो ये सेकंड चैप्टर है 10th क्लास का। तो सोडियम क्लोराइड, हमें टॉपिक क्या है, पीएच बतानी है साल्ट, यानी साल्ट को पानी में डालेंगे। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक 11th क्लास में भी है और 10th में भी है। और ये ऑब्जर्वेशन, अगर आप ध्यान से देखें 10th क्लास के स्टूडेंट, इसका ऑब्जर्वेशन कायदे में तो लैब में करना चाहिए। और लैब में जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो सबसे पहले हम सॉल्युबिलिटी चेक करेंगे, पानी में साल्ट को डालेंगे और फिर उसके बाद में सोल्यूशन या तो एसिडिक होगा या बेसिक होगा, या तो पीएच 7 से कम होगी या 7 से ज्यादा होगी। हाँ, कुछ साल्ट ऐसे होते हैं जिनकी पीएच में कोई चेंजिंग नहीं होता, या न्यूट्रल रहते हैं, सेम रहते हैं। तो हम कैसे करेंगे, कौन से हमारे साल्ट हैं। इस एक्सपेरिमेंट में 8 साल्ट दिए गए, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो आप पहले समझ लीजिए ध्यान से। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इन सभी साल्ट को वाटर में डालेंगे सबसे पहले। तो आपको बता दें, सोडियम क्लोराइड, नमक को पानी में डालेंगे तो पहले तो आप याद रखिए स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बने साल्ट, यानी जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से साल्ट बनते हैं, मिलने से क्या बनता है, साल्ट बनता है। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर साल्ट बनते हैं, उन साल्ट की हाइड्रोलिसिस नहीं होती है, उनका सॉल्यूशन का पीएच हमेशा पीएच वैल्यू 7 आती है। तो आप कहेंगे वो कौन से हमारे ऐसे साल्ट हैं जिनकी पीएच वैल्यू 7 रहती है। मतलब नमक है, आपको एग्जांपल बताएं, नमक जो हम लोग खाते हैं, नमक, वो नमक टेबल साल्ट है। उस साल्ट को आप क्या करें, उसका फार्मूला जो हम लोग यूज करते हैं NaCl है। आप इस NaCl को पानी में डालिए और घोल लीजिए। क्या वो सोल्यूशन एसिडिक हो जाएगा? क्या वो सोल्यूशन बेसिक हुआ? नहीं। अगर एसिडिक बेसिक होता तो हम उसको नहीं करते। जनरली लोग नमक के पानी को पीते भी है। तो वो सोल्यूशन नमक को पानी में डालने पर उसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती है, उसका सोल्यूशन जो होता है न्यूट्रल रहता है। तो इसका मतलब NaCl को पानी में डालेंगे तो उसका सोल्यूशन कैसा आएगा, एसिडिक की बेसिक? नहीं आएगा एसिडिक, ना बेसिक आएगा। उसकी पीएच 7 आएगी, वो न्यूट्रल रहेगा। हाँ, अगर वाटर की पीएच ऑलरेडी 6.9 है पहले से ही, तो उतना ही रहेगा। मतलब देयर इज नो चेंज इन पीएच। आप पहले वाटर लेंगे, उसकी पीएच चेक करेंगे, बाद में क्या करेंगे, आपने NaCl डाल दिया, घोल लिया, अब आप पीएच चेक करेंगे तो पीएच उतनी ही होगी जितनी पहले थी। तो देयर इज नो चेंज इन द पीएच। इसका मतलब ये बोला जाता है कि नमक यानी NaCl की वाटर में डालने पर हाइड्रोलिसिस नहीं होती है, क्योंकि नमक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना है। और जो साल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बने होते हैं, उनकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती है, उनका जल अपघटन नहीं होता है। इट मींस वो हमेशा न्यूट्रल ही बने रहते हैं। अब तो आप लोग कहेंगे सर स्ट्रॉन्ग एसिड हम पहचानेंगे कैसे? तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की अगर हम बात करते हैं तो ये पहचानने का सबसे आसान तरीका है, स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे होते मिनरल एसिड HCl, H2SO4, HNO3, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। इनको अगर वाटर में डालेंगे ये 100% आयनाइज होंगे, यानी ये 100% वाटर में आयनाइज होंगे, वाटर में घुल जाएंगे। तो याद रखना, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे स्ट्रॉन्ग बेस होंगे, वो पानी में डालते वक्त पूर्णतः कैसे हो जाएंगे, घुल जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे, उनकी सॉल्युबिलिटी 100% होगी, वो घुल जाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ओके, अच्छा, स्ट्रॉन्ग बेस कौन होते हैं? जैसे कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटास, ये ऐसे हमारे बेस हैं जो पानी में डालने पर 100% घुल जाते हैं, आयनाइज हो जाते हैं। इन दोनों से बने हुए, हमेशा याद रखना, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बने हुए साल्ट
को पानी में डालेंगे उनकी पीएच में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। इसका मतलब बोला जाता है देयर इज नो हाइड्रोलिसिस। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, कास्टिक सोडा और HCl दोनों के मिलने से, अगर आप ध्यान से देखें, दोनों के मिलने से यहां से वाटर निकल जाएगा। क्यों? कास्टिक सोडा बेस होता है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये OH माइनस आयन देता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये प्लस आयन देता है, HOH के मिलने से वाटर बनता है और नमक बन गया, NaCl साल्ट बन गया। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर जो साल्ट बनता है उसकी पीएच में कोई चेंजिंग नहीं आती है, यानी उसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती। अगर आपको लिखा जाए कि NaCl को वाटर में डाला जाए तो इसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, नो हाइड्रोलिसिस। नो हाइड्रोलिसिस का मतलब ये होगा वाटर का बॉन्ड टूटेगा नहीं, नमक पानी में आयनाइज होगा, घुलेगा, लेकिन वाटर के साथ में हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। इसका मतलब उनका पीएच वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो जो हमारा एक्सपेरिमेंट, अब कायदे में इसको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, लैब में आप करेंगे तो आपको मैंने ये बता दिया, आप समझ गए होंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बने हुए साल्ट की हाइड्रोलिसिस नहीं होती है। तो स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखें, जैसे कि आपने देखा नमक NaCl हमारे दो चीजों से मिलकर बना है, NaOH से और HCl से। तो इसलिए नमक जो है स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर बना है, इसलिए इसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती है, इसकी पीएच में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। इसी तरीके से दूसरा साल्ट है हमारा KNO3। अगर आप ध्यान से देखो, पोटेशियम नाइट्रेट बोलते हैं KNO3 को, ये मिलकर किससे मिलकर बना है? KOH स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड नाइट्रिक एसिड से मिलकर बना है। तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा, KNO3 साल्ट बनेगा और KNO3 साल्ट हमारा जो बना है इसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होगी बेटा, इसलिए KNO3 पानी में घुलेगा, इसकी पीएच में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। इसलिए NaCl और KNO3 को अगर पानी में डालते हो तो इसकी पीएच वैल्यू जितनी वाटर की है, अगर वाटर हमारा शुद्ध है तो अगर वाटर की पीएच न्यूट्रल है, वाटर न्यूट्रल होता है, अगर उसकी पीएच 7 है तो NaCl KNO3 को घोलने पर उसकी पीएच 7 ही रहेगी, देयर इज नो चेंज इन पीएच। अगर 7 से नीचे आती तो एसिडिक होती, 7 से ऊपर होती तो बेसिक होती, इसलिए ये न्यूट्रल रहेंगे, इनकी पीएच हमारी 7 है। याद रखना, वाटर आप जो ले रहे हैं वो शुद्ध वाटर है तो पीएच 7 होगी, तो नमक और KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट डालने पर देयर इज नो चेंज इन पीएच 7 ही रहेगी। अब आपको बताएंगे आगे वाले साल्ट। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे हम, एल्यूमिनियम क्लोराइड की अगर हम बात करते हैं तो एल्यूमिनियम क्लोराइड सबसे पहले आप लोग बताइए, NaCl सोडियम क्लोराइड हमारा जो है इसका पीएच कितना आएगा? ये देखो, ये बना हुआ है NaOH से और HCl से मिलकर बना है। दोनों कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इससे मिलकर बना है नमक NaCl, तो इसकी पीएच वैल्यू 7 ही रहेगी। इसी तरीके से KNO3 ये मिलकर बना है KOH स्ट्रॉन्ग बेस और हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड HNO3 से मिलकर बना है KNO3, तो इसको पानी में डालेंगे तो इसकी भी पीएच 7 ही रहेगी। एल्यूमिनियम क्लोराइड की अगर बात करते हैं, बड़े ध्यान से समझना, अब एल्यूमिनियम क्लोराइड कैसे मिलकर बना होगा बताओ। चलो अगर हम पूछे, चलिए मेरा क्वेश्चन ये है कि एल्यूमिनियम क्लोराइड साल्ट है, इसमें बेस कौन है, एसिड कौन है, बताओ। दूर से लग रहा Cl है, एसिड कौन हो गया तुम्हारा? HCl, और बेस कौन हो गया? दूर से बताओ, AlOH का होल थ्राइस, इसका नाम है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। दूर से लग रहा ना, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड HCl। बच्चों बताओ यहाँ पर OH कितने हैं? ध्यान समझना, OH कितने यहाँ पर? 3, तो यहाँ H कितने हैं? 1, तो हमें HCl कितने लेने चाहिए? 3, तभी तो H प्लस आयन OH माइनस के 3 से रिएक्शन करके वाटर के 3 मॉलिक्यूल्स बनाएंगे और बन जाएगा AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड साल्ट। ओके, तो अब बताइए ये कैसा है? आप लोगों को पता नहीं है, मैं बताता हूँ। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे पेट में जब एसिडिटी हो जाती है तो हम लोग जब दवाई लाते हैं तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ये वीक बेस या माइल्ड बेस होता है, ये पानी में कम डिसोसिएट होता है। जो वर्ड हम बोल रहे हैं उनको समझिए, लिखने से कुछ नहीं होगा। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम बात करते हैं तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की अगर बात करते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊं, लैब में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड लेना, पानी में घुलना, कम घुलेगा, इसकी सॉल्युबिलिटी पानी में कम है, और तो इसका मतलब ये हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, और ये HCl कैसा है? पानी घुल जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ओके, तो इसलिए यहां पर साल्ट बना AlCl3।
अब आपको बता दें AlCl3 के बारे में। अब AlCl3 जो साल्ट है वो दो लोगों से मिलकर बना है। कौन कौन से दो लोगों से मिलकर बना है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और HCl से। बच्चों ये हमारा वीक बेस है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो बच्चों बताओ पानी में किसकी संख्या ज्यादा होगी? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड OH माइनस आयन देगा, OH माइनस आयन देगा, लेकिन कम देगा ये, और HCl H प्लस आयन ज्यादा देगा। क्यों बताओ? आप कहेंगे सर यहाँ OH 3 है, यहाँ H प्लस आयन 1 है। नहीं, ये देखा गया है कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है तो ये कम डिसोसिएट होता है पानी में, कम OH माइनस आयन देगा, और HCl पानी में 100% आयनाइज होता है, ज्यादा H प्लस आयन देगा। तो H प्लस आयन की संख्या वाटर में ज्यादा हो जाएंगी, OH माइनस की कम रहेगी। तो AlCl3 को जब आप पानी में डालेंगे तो OH माइनस आयन, इसमें हाइड्रोलिसिस होगी, इसमें हाइड्रोलिसिस होगी तभी तो OH माइनस आयन प्राप्त होंगे, H प्लस आयन प्राप्त होंगे, लेकिन इसमें संख्या ज्यादा किसकी है? H प्लस आयन की। इसलिए याद रखो एल्यूमिनियम क्लोराइड को अगर आप पानी में डालेंगे तो सोल्यूशन एसिडिक बनेगा, और एसिडिक सोल्यूशन जो बनेगा क्यों बनेगा? क्योंकि इसमें H प्लस आयन की संख्या OH माइनस आयन से ज्यादा है। इसलिए pH हमेशा कितनी आएगी? लेस देन 7। इसमें pH लेस देन 7 होगी। अगर आप ये प्रैक्टिकल कर रहे हो तो वहाँ pH करेक्ट आ जाएगी, 5 है कि 6 है कि 4 है, तो यानी 7 से कम रहेगी, सोल्यूशन एसिडिक रहेगा। ये पता कैसे चला? हमें ये पता चला कि AlCl3 में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और HCl है, दो चीजें हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, तो वीक बेस कम OH माइनस आयन देगा, स्ट्रॉन्ग एसिड ज्यादा H प्लस आयन देगा, तो इसलिए सोल्यूशन एसिडिक रहेगा। अगर H प्लस आयन की संख्या ज्यादा है, हाइड्रोलिसिस करने पर H प्लस आयन की संख्या ज्यादा है तो एसिडिक होगा, OH माइनस आयन की संख्या ज्यादा है तो बेसिक सोल्यूशन होगा। अगर आप ध्यान से देखें, इसे हम लोग पढ़ते हैं 11वीं क्लास में, साल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ते हैं, लेकिन अभी आपके सिलेबस में है। मैं आपको थोड़ा सा मैं और डिटेल में जाना चाहता हूं कि जैसे अगर आपसे कहा जाए एल्यूमिनियम क्लोराइड, ओके, अगर आपसे कहा जाए इसको वाटर में डाल दिया जाए तो वाटर का फार्मूला क्या होता है बच्चों? H2O। और AlCl3 में आप अगर ध्यान से देखें Cl कितने लगे हैं? 3, और वाटर का फार्मूला क्या है? H2O। तो वाटर हमने 3 ले लिए, और वाटर का अगर बॉन्ड टूटता है बेटा तो इसे कहते हैं हाइड्रोलिसिस। तो गौर से देखो क्या बना? AlOH का होल थ्राइस और HCl बना बच्चों, बना। तो यहाँ पर OH माइनस आयन कम आयनाइज होंगे, H प्लस आयन ज्यादा होंगे, H प्लस आयन की संख्या ज्यादा होगी, तो सोल्यूशन की pH 7 से कम होगी, एसिडिक सोल्यूशन होगा। तो याद रखना एल्यूमिनियम क्लोराइड का सोल्यूशन एसिडिक होगा। कैसा होगा? एसिडिक होगा। तो अब हम लोग लिख देंगे इसमें आंसर में कि हमारा AlCl3 का सोल्यूशन कैसा होगा बच्चों? एसिडिक होगा। तो आप ये लिख सकते हैं कि एल्यूमिनियम क्लोराइड दो लोगों से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है बताइए, जल्दी से बताइए। AlCl3 साल्ट किससे मिलकर बना है? बेस कौन है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये कैसा बेस है? वीक बेस। और HCl से मिलकर बना है, स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर बना है। तो जो साल्ट बन रहा है वो AlCl3 है, और इसकी जो pH निकल के आ रही है, अगर आप ध्यान से देखें pH इसकी निकल के आएगी लेस देन 7। इसकी pH हमारी pH लेस देन 7 से कम होगी, तो सोल्यूशन कैसा होगा? ऊपर वाले दोनों सोल्यूशन कैसे थे? न्यूट्रल। दोनों सोल्यूशन न्यूट्रल थे, लेकिन ये वाला सोल्यूशन कैसा होगा बच्चों? एसिडिक होगा। तो AlCl3 को यदि पानी में डालेंगे तो सोल्यूशन एसिडिक होगा। ओके, अब बात करते हैं जिंक सल्फेट की। तो बच्चों जिंक सल्फेट की अगर हम बात करते हैं, ऐसे ही बताइए आप लोग, जिंक सल्फेट में कौन होगा? ZnOH का होल ट्वाइस, और प्लस सल्फेट किसमें होते हैं बताओ बच्चों? H2SO4 में होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये हमारा वीक बेस होता है बच्चों, इसलिए यहाँ पर साल्ट बनता है Zn जिंक सल्फेट। तो बच्चों बताओ वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, pH 7 से कम आएगी, सोल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक होगा। क्यों? ये OH माइनस आयन कम देगा, H प्लस आयन ज्यादा देगा, तो यहाँ पर किसकी संख्या ज्यादा होगी? H प्लस आयन की ज्यादा होगी OH माइनस से। जब H प्लस आयन ज्यादा होते हैं तो सोल्यूशन की pH 7 से कम होती है। ओके, तो इस तरीके से हम पता करेंगे सोल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है। वैसे ये कायदे में एक्टिविटी एक्सपेरिमेंटल है, कायदे में आपको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट। स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट। बच्चों बताएं कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन कैसा होगा बताइए। आपको हम बताएं जब इनको वाटर में डालेंगे, वाटर का फार्मूला क्या होता है बताओ? HOH। H किसमें टूटता है? प्लस में, माइनस में। कॉपर किसमें टूटता है? +2 और -2 में।
तो आप खुद बताइए कॉपर प्लस को क्या पसंद होगा, माइनस, तो क्या बनेगा, हाइड्रोलिसिस होने पर बॉन्ड टूटेगा वाटर का, कॉपर हाइड्रोक्साइड बनेगा, क्या बनेगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड बेस, और यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो H2SO4 बन जाएगा। तो बच्चों यहाँ होता क्या है कि कॉपर सल्फेट हमारा साल्ट है, इसको पानी में डाला, हाइड्रोलिसिस हुआ, कॉपर हाइड्रोक्साइड बना, सल्फ्यूरिक एसिड बना। अब ये वीक बेस है और ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जो स्ट्रॉन्ग होता अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो H+ आयन देगा, और बेस है तो क्या देगा, OH- आयन देगा। लेकिन वीक है, और जो वीक होते हैं तो पानी में कम घुलते भी हैं, सॉल्बिलिटी भी कम होती है और कम टूटते भी, आयनाइज भी कम होते हैं, यानी कम OH- आयन देते हैं। देखने में 2 OH- आयन है यहाँ पर, लेकिन इससे मतलब नहीं है, यहाँ पर मतलब ये वीक है। वीक का मतलब सॉल्बिलिटी कम, आयनाइजेशन कम OH- आयन देंगे। और जब H2SO 100% पानी में घुलते भी है और H+ आयन जल्दी ज्यादा देंगे। तो यहाँ पर वीक जहां लग जाए उसकी संख्या कम हो जाएगी, और जो स्ट्रॉन्ग लग जाए उसकी संख्या ज्यादा हो जाएगी। इसलिए एसिड के H+ आयन ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर भी सोल्यूशन की pH 7 से कम होगी, और सोल्यूशन कैसा होगा, यहाँ पर जल्दी से बताइए, एसिडिक होगा। तो बच्चों कॉपर सल्फेट को हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो सोल्यूशन pH 7 से कम होगी, सोल्यूशन एसिडिक होगा। इसी तरीके से बच्चों अगर हम ध्यान से देखें, नेक्स्ट हमारा है सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट की अगर हम बात करते हैं, सोडियम एसीटेट देखिए हमारा 6 नंबर है, सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट का फार्मूला क्या होता है, CH3COO। देखिए CH3COO, यानी ध्यान से समझना बच्चों, जब हम CH3COO की बात करते हैं तो बताइए इसमें एसिड कौन है, बेस कौन है, बताइए, चलिए जज करिए जल्दी से। सोडियम एसीटेट में अब यहाँ पर देखिए, दूर से देखो, इसको वाटर में डालेंगे, वाटर का फार्मूला H2O, H+, वाटर इसमें टूटेगा, ये यहाँ से टूटता है एसीटेट और Na+। Na को क्या पसंद होगा, OH, तो यहाँ बनेगा NaOH बेस। ये कैसा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस। और ये एसीटेट H+ आयन मिलकर क्या बनाएंगे, एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड क्या देगा, ये वीक एसिड है, आपको बता दें विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, हम लोग यूज करते खाते भी हैं, तो इसलिए क्या कहते हैं, वीक एसिड है। और वीक एसिड हमारे लिए नुकसान भी नहीं, और वीक एसिड H+ आयन देगा, ये कम, और ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो OH- आयन ज्यादा देगा। तो बताओ किसकी संख्या ज्यादा होगी, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस की संख्या ज्यादा होगी। अब बताओ बेस, तो सोल्यूशन की pH कितनी हो गई, 7 से ज्यादा, ग्रेटर देन 7। ओके, इसलिए सोल्यूशन कैसा हो गया, आप बताइए करेक्टर, सोल्यूशन pH बेसिक हो गया। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट हमारा, ये आप लोग देख लीजिएगा, नेक्स्ट हमारा सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट की अगर हम बात करते हैं, सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या है बताइए, Na2CO3। तो Na2CO3 में सोडियम कार्बोनेट है, इसकी pH बतानी है, तो pH कैसे बताएंगे समझिए। ये टॉपिक आगे भी पढ़ोगे आप लोग, कई जगह आता है, लेकिन आपके सिलेबस में एक्टिविटी के फॉर्म में है। बच्चों सोडियम कार्बोनेट की बात करते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट को पानी में डालो, पानी का फार्मूला H2O, हाइड्रोलिसिस होगी H+OH। देखिए हाइड्रोलिसिस किसकी होती है बताइए, किन साल्ट की हाइड्रोलिसिस होती है, याद रखना, जब 2 लोगों में से एक लोग वीक हो। अगर दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, उनकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती है। तो याद रखना, एक अगर वीक हो गया तो उसकी हाइड्रोलिसिस होगी। अब बताओ यहां पर इसकी हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, बताना आप लोग, सोडियम Na+OH-, यहाँ सोडियम कितने, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो NaOH बन गए, यहाँ पर बोलो, प्लस क्या बना, H2CO3, कोल्ड ड्रिंक का फार्मूला, कार्बोनिक एसिड। तो हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो एडेबल है, बोलो, तो वीक एसिड है, ये वीक एसिड है, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये OH- आयन ज्यादा देगा और ये H+ आयन कम देगा, तो OH- आयन की संख्या ज्यादा है, तो pH वैल्यू ग्रेटर देन 7 होगी, और सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, इसका कैरेक्टर बेसिक हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सोडियम कार्बोनेट के बारे में बता दिया है। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे, लास्ट में आया हमारा 8 नंबर, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करते हैं, इसे हम खाने वाला सोडा भी कहते हैं, इसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं, घर में यूज भी करते हैं, और खासकर इसका यूज कब करते हैं आपको पता है, खाने वाला सोडा का इस्तेमाल करते हैं, पेट में जब एसिडिटी हो जाती है तो लोग इसको सोडा का यूज भी कर लेते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं इसको। इसके 2 नाम है, पहला नाम क्या बताया था मैंने, सोडियम बाइकार्बोनेट, दूसरा नाम क्या बताया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बच्चों खाने वाला सोडा को अगर पानी में डालेंगे तो सोल्यूशन कैसा होगा, ये पूछा जाएगा, क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द सोल्यूशन,
मतलब बिहेवियर एसिडिक बेसिक होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट को यदि पानी में डालते हैं, इसका सोल्यूशन कैसा होगा पानी में? तो देखिए वाटर का फार्मूला क्या होता है, H2O, इसकी हाइड्रोलिसिस होती है। Na को क्या पसंद है, जल्दी से बताइए, OH। पहले तो निकल गया NaOH, यानी इसका मतलब OH माइनस आयन ज्यादा होंगे, और ये बन गया, ध्यान से देखिए, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। ये कोल्ड ड्रिंक का फार्मूला है, इसमें दो चीजें होती हैं, H2O प्लस CO2 गैस। अगर आप ध्यान से देखें, अगर हम CO2 गैस को पानी से मिला दें तो यही चीज बन जाती है H2CO3। तो यहाँ पर OH माइनस आयन की संख्या ज्यादा है, H प्लस आयन की कम है। क्यों? ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये हमारा वीक एसिड है, तो H प्लस आयन कम देगा, OH माइनस आयन ज्यादा देगा, इसलिए सोल्यूशन की pH ग्रेटर देन 7 होगी। सोल्यूशन कैसा हो जाएगा बच्चों? बेसिक। तो इस तरीके से ये हमने पूरा आपको हाइड्रोलिसिस का तरीका बता दिया है। अब हम एक बार क्या करते हैं, सभी साल्ट का रिजल्ट क्या निकला वो हम आपको बता देते हैं। सोल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है, आप लोग खुद बताएंगे जल्दी से एक एक करके। चलिए हम बताते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 2.14 में। इन्होंने पूछा था सॉल्बिलिटी बताइए, तो सॉल्बिलिटी के बारे में बता दें। यहाँ सॉल्बिलिटी देखिए, सॉल्बिलिटी की बात करते हैं तो भाई इसकी सॉल्बिलिटी 100% होगी, ये 100% वाटर में घुलेगा। ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना है, दूसरा वाला भी 100% वाटर में घुलेगा। एल्यूमिनियम क्लोराइड वाटर में लेस सॉल्युबल है, ओके, लेस का मतलब आप लोग समझ गए, ये 100% लिखा तो हाइयर सॉल्युबल है। जिंक सल्फेट भी हमारा लेस सॉल्युबल होगा, ये भी, बाकी सब हमारे ये ज्यादा सॉल्युबल नहीं है, क्योंकि उसका रीजन है इन सब में कोई ना कोई एक चीज वीक होगी। ओके, तो सॉल्बिलिटी के बारे में बता दिया। अब आपके बारे में बताते हैं इसमें क्या होगा। सॉल्बिलिटी में से डिफरेंस रहता है, कोई ज्यादा सॉल्युबल कोई कम सॉल्युबल, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बने हुई ये साल्ट की हमने बताया था 100% आयनाइज हो जाते हैं और सॉल्बिलिटी ज्यादा होती है। अब देखिए पीएच वैल्यू, बच्चों बताओ पीएच वैल्यू की बात करते हैं। तो पीएच वैल्यू की बात करें तो इसकी पीएच निकल के आएगी, न्यूट्रल है, सेविन है। यहाँ पर एल्यूमिनियम क्लोराइड में HCl बन रहा था, अगर आप ध्यान से देखें इसमें HCl बन रहा था। इसमें क्या है, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड। तो पीएच कितनी आ रही थी, 7 से कम, यानी पीएच इज लेस देन 7। यहाँ पर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड वीक बेस है और यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो यहाँ भी लेस देन 7। यहाँ पर भी वही चीज है, वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड से बनकर बना है साल्ट, यहाँ भी पीएच 7 से कम होगी। इसमें क्या है, इसमें यहाँ पर हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH और वीक एसिड है, इसलिए पीएच ग्रेटर देन 7 होगी। यहाँ पर भी हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है, ग्रेटर देन 7 होगी। यहाँ पर भी वही चीज है, स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है, तो ग्रेटर देन 7 पीएच होगी। तो इसका पीएच हो गया पहले वाले का न्यूट्रल, दूसरे का भी न्यूट्रल, और तीसरे का सोल्यूशन कैसा हो गया हमारा एसिडिक, और ये चौथे का भी एसिडिक, फिफ्थ का भी एसिडिक, और सिक्स का भी एसिडिक है। सिक्स का नहीं, ये देखिए फोर्थ और फिफ्थ, ये हमारा 1 2 3 4 5 और 6 का हम अगर बात करते हैं तो ये सोल्यूशन ग्रेटर देन 7 है पीएच, तो ये बेसिक होगा, और हमारा 7 नंबर भी बेसिक होगा और 8 नंबर भी बेसिक होगा। तो इसमें दिए गए आपके सैंपल्स में 3 बेसिक सोल्यूशन होंगे और 3 एसिडिक होंगे, और 2 सोल्यूशन पीएच चेंज नहीं होगा, वो न्यूट्रल होंगे। न्यूट्रल वे होते हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बने होते हैं। तो बच्चों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।